बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक इस वक्त IMF की गिरफ्त के अंदर हैं। कर्जों के बाद सूद दर सूद की अदायगी मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान भी इस क्राइसिस का शिकार है और अब IMF ने मजीद 11 शराइत आयद कर दी हैं। ये क्या शराइत हैं, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया, उसने IMF का सारा कर्ज वापस करके दुनिया को हैरान कर दिया है। कितना कर्ज था, उन्होंने मजीद कर्ज लेने के बजाय कैसे वापस किया, इस खबर को भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही एक खबर और है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े जो विलागर हैं, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, साबर शाकर, शहबाज गिल, इनके बारे में भी एक आम खबर है, वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान शुरू से आप समझें कि 1947 के अंदर इसका क़याम हुआ। 1958 में पहली मरतबा IMF के कर्जे के लिए अयूब खान के दौर में अप्लाई किया गया, लेकिन इस दौरान कर्ज लिया नहीं गया। फिर 1965 के अंदर पाकिस्तान ने जब जंग हुई तो हालात ख़राब हुए और पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन मुसलसल हर हुकूमत, खा वो फौजी हुकूमत हो, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या वो नून लीग की हुकूमत हो, और दरमियान में 3 साल की PTI की हुकूमत हो, सबको IMF से कर्जा लेना पड़ा है और पहले से ज्यादा कर्जा लिया है। और आज तक IMF के चुंगल से निकलने के लिए कोई वाज़े हतमी प्लान समझ में नहीं आया और ना कौम के सामने रखा गया। दावे जरूर सामने आए, जब भी नून लीग इक़्तिदार के अंदर आती है तो वो एक आध मरतबा ऐसी बात कर देते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, और वो आखिरी प्रोग्राम होता नहीं है। वो उन्होंने बाद में 2 साल 3 साल बाद, चूंकि हुकूमत तो बदल जानी होती है, तो वो बयानिया बन जाता है कि भाई नवाज शरीफ ने तो 2017 में कह दिया था कि ये हमारा आखिरी प्लान है। हालांकि ये वही लोग हैं जब 2018 में IMF प्रोग्राम के अंदर तहरीक इंसाफ ने जाने में ताखीर की, असद उमर कोई दीगर अप्रोच कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये जल्दी जल्दी IMF के पास क्यों नहीं गया, लेट क्यों की है। चूंकि हमने जिस सतह पे मुल्क ला कर दिया है वहां पे तो फौरी IMF के पास जाना जरूरी है, ये इन्होंने खुद तस्लीम किया है। तो बदकिस्मती है, हर हुकूमत ने पहले से ज्यादा कर्ज लिया। और अब पाकिस्तान के हालात ये हैं, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो रेट्स हैं, किस पे कितना टैक्स लगाना है, मजदूर पे, किसान पे, और वो काम सब्जियों के बाकी जो रेट्स हैं, वो भी इम्पैक्ट IMF की जो पॉलिसीज हैं उनका पड़ता है। और अब जो 11 शराइत रखी हैं, पहले भी उन्होंने रखी हैं, तकरीबन 50 शराइत हो गई हैं जो इस अगले बजट के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने फुलफिल करनी है मुख्तलिफ औकात के अंदर। ये खबर आपके लिए शायद वक्ती तौर पर खुश्क होगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो हर घर तक आएगा। यानी फिर वो कहते हैं ना, रो पिट्टो चीखो, वो हालात जो है, अल्लाह करे कोई बेहतरी आए किसी तरीके से। अब ये जो शराइत हैं IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर, तोसी फंड सहूलत के तहत पहला जायजा रिपोर्ट कारकर्दगी के मेयारात में तरमीम की दरख्वास्त की गई है। और ये सारा कुछ करके ये कहा गया है कि माली साल 2026 का बजट जून 2025 तक पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। ज़री आमदनी पर नए टैक्स कवानीन नाफज करने के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाएगा। अब पहले भी टैक्स शुरू हो गया है कुछ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1 एकड़ पे शायद 7,000 किसानों को टैक्स देना पड़े। लेकिन अभी तक ये चूंकि कन्फर्म नहीं है कि ये 12 एकड़ से ऊपर वालों पे लागू होगा या 1 एकड़ वाले पर भी लागू होगा। तो पहले ही किसानों का चावल हो, गंदम हो, मकई हो, कोई कपास हो, रेट पहले ही कोई नहीं है। और मजीद अगर ये टैक्स भी लगा, और आप यकीन मानिए कि जमीन ठेके पे देते हैं, हम भी ज़ाहिर है छोटे मोटे काश्तकार हैं, तो अभी मुझे जो है ना, वो जो जमीन काश्त करने वाला है, उसने कहा है जी आप मेहरबानी करें, हमारा जो है ना वो ठेका वो ज़रा इस मरतबा बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैंने अब बात की है अपने जो हमारे
भतीजे हैं कि भाई इसको गुंजाइश करें, जितना मतलब है जेन्युइन वो कहता है वो करनी पड़ेगी, चूंकि ये मुल्क के हालात बदकिस्मती से इस सतह पे ये पहुंचे हैं कि वो जो काश्तकार जिसने ठेके पे ज़मीन लेके काश्त की है तो उसके हालात यही है, वो रो रहा है। अब अगर मजीद 7,000 या कुछ भी जो टैक्स कुछ तो शुरू हो गया है, 1,000 1,200 वो शुरू था बता रहे थे, तो अब मजीद ये भी होगा। अच्छा, फिर इसी तरह जो है वो गवर्नेंस के शोबे में IMF ने सिफारिश की है कि गवर्नर डायग्नोस्टिक असेसमेंट की सिफारिशात के मुताबिक इस्लाहाती मनसूबा तैयार किया जाएगा ताकि हुकूमती कमजोरियों को अवामी सतह पर वाजे किया जा सके। अच्छा, अब ये गवर्नर साहब बताएं, क्या ये कोई IMF के बताने वाली चीज़ है? वो भाई हमें भी पता है गवर्नेंस ठीक करने की ज़रूरत है, तो हुकूमतें क्यों ये नहीं करती ब्यूरोक्रेसी के अंदर और हुकूमती सतह पे तनख्वाहें तो बढ़ाते हैं, ये काम खुद ही करना चाहिए, ये IMF को तो कहने ही नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह समाजी शोबे के अंदर कफालत प्रोग्राम के लिए नकद इमदाद की अफरात ज़र के मुताबिक सालाना एडजस्टमेंट की जाए ताकि इस प्रोग्राम की हकीकी खरीदारी ताकत बरकरार रहे। मालियाती और मॉनिटरी शोबे में हुकूमत की हदायत दी गई है कि वो 2027 के बाद के मालियाती शोबे की हिकमत अमली का एक मुकम्मल काबिल अमल मनसूबा दें। इसी तरह तवानाई के शोबे के हवाले से भी बिजली वगैरह ये इजाफा होना है, इनके रेट्स के अंदर दरामदी जो गाड़ियाँ हैं उनका कहा गया है कि आप उसकी इजाज़त दें। टैरिफ के मामलात वो डिस्कस हुए हैं। मजमूई तौर पर यह रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि IMF पाकिस्तान की मईशत में इस्लाहात और माली इस्तेहकाम के लिए सख्त शराइत आयद कर रहा है, जिसके तहत बजट की शफाफियत, महसूलात में इजाफा, तवानाई के नरखों की खुद कफालत और गवर्नेंस में बेहतरी लाजमी है ताकि मुल्क इक़्तिसादी मुश्किलात से निकल सके और तरक्की की राह पर गामज़न हो। हालांकि ये काम हमें खुद करने चाहिए। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है ना, हम मिसाल देते थे कि भाई तुम्हारा हशर नाइजीरिया, भूटान और फलां मुल्क जैसा होगा। अब ये नाइजीरिया है और इसने IMF का सारा कर्ज वापस कर दिया, और कर्ज भी ज्यादा नहीं था हमारे हिसाब से, तो वो आटे में नमक ही था। यानी इनको पहले इन्होंने कर्ज लिया है, कोरोना के दिनों में इनको कर्ज लेना पड़ा है और ये इन्होंने सारा वापस कर दिया है। मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए और सीखना चाहिए इस तरह की हुकूमतों से, इस तरह की आवाम से, कि वो किस तरह IMF के चुंगल से निकले हैं। अब पाकिस्तान के हालात मैं आपको बता चुका हूं कि IMF पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ के तो हम यहाँ नाक की लकीरें रगड़नी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर IMF के दरमियान इस साल जून में मुआशी इस्तेहकाम के प्रोग्राम की हमायत के लिए $3 अरब का जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है वो आपने देखा कि वो सारा हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने ना नाइजीरिया का $3 अरब से ज्यादा का वो कर्ज था, $3 अरब 40 करोड़। अब इसके अंदर बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि ये अदायगी 30 अप्रैल 2025 को तयशुदा मुद्दत से पहले मुकम्मल की गई है नाइजीरिया की तरफ से, जो मालियाती जिम्मेदारी और बेहतर कर्ज इंतजाम की एक मजबूत अलामत है। 2020 में कोरोना वबा के आगाज पर नाइजीरिया जमूद, तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी और सेहत के बढ़ते हुए मसाइल से दो चार थी। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए नाइजीरिया ने IMF से रजू किया और रीपेड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत $3 अरब 40 करोड़ का हंगामी कर्ज हासिल किया। तो ऐसे कर्ज का ये निज़ाम है जिसमें ममालिक को फौरी इमदाद फराहम की जाती है और तेज रफ्तार अदायगी और मालियाती नज़्म नस्क में अब सारा जो कर्जा है वो IMF को नाइजीरिया ने वापस कर दिया है, अफ्रीकी मुल्क ने। ये आप देखें, और बेशक उनकी मईशत तेल या बहुत सारे ज़राए होते हैं हर मुल्क के, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ी, वरना वो भी अपनी अयाशियों में, तनख्वाहों में, मराहत में और इस तरह ब्यूरोक्रेसी के लल्लों तलल्लों में, गाड़ियों में और प्रोटोकॉल में इजाफा करके तो मजीद कर्जे भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक बात जो है वो बड़ी सबक सीखने के लिए। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं उनके हवाले से है, और वो ये कि अभी समा न्यूज़ पे ये खबर आई है कि PTA ने, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने सेग्रीगेट किए है कुछ चैनल्स जो रियासत मुखालफ इन हालात के अंदर जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया है या समझते हैं कि उन्होंने बहुत मुल्क से वफा नहीं की,
ان میں کچھ تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کھل کر حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں. ان میں عمران ریاض خان ہیں، صابر شاکر ہیں، شہباز گل ہیں، اور صدیق جان کا نام بھی حیران کن طور پر اس کے اندر ڈالا گیا. اس سے پہلے احمد نورانی اور وقار ملک، وہ بھی بیرون ملک ہے اور ان کے چینلز بھی پاکستان کے اندر بند کیے گئے. بھارت کے اندر ویسے ہی بند ہیں زیادہ تر لوگوں کے. ہمارا تو 4 سال پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہی سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ویڈیوز ہم نے کی تھی تو 35 چینلز انہوں نے بند کیے تھے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے میں صدیق جان کا جو ہے نا وہ چینل بند کرنے پہ حیران ہوں. یعنی اب نہ تو اس نے کبھی کوئی ریاست مخالف کوئی ایکٹیویٹی کی ہے. ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی ہے تو اس نے تو پورے ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے گروپس ہیں اس کے اندر وہ ہر اپ ڈیٹ دے کے تو جو ایک پراپیگنڈا تھا بھارتی، اس کو بڑے زبردست طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کشمیر اور دیگر ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اب بھی وہ کل بھی ان کے میسیجز آئے کہ اس پہ ٹویٹس ہونی چاہیے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو میں حیران ہوں جو بندہ یعنی چلے اب کوئی ایسا تو نہیں کہ نون لیگ اپنا سکور درمیان میں سیٹل کر رہی ہے کہ چلیں 2 نام 3 آ گئے تو درمیان میں صدیق جان کا بھی ڈال دیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ خبر ہے بہت بڑی کہ اجازت یہ مانگی گئی ہے کہ ان کے چینلز پاکستان کے اندر بند کر دیا جائے. اب اجازت الٹیمیٹلی حکومت نے دینی ہے یا کسی اور نے دینی ہے، یہ بات بہرحال جو ہے وہ کچھ دنوں کے اندر واضح ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد.